तो पेपर का नाम है पेनिस्टी जेनेमटेस्टी, चैप्टर का नाम है अध्याय 2 मानव प्रजनन। आज का लेक्चर नंबर 2। ठीक है ना। इसमें युग्मक जनन रहेगा। ठीक है। डायग्राम था क्या उसमें? डायग्राम नहीं, जो डायग्राम ये वाला देख रहा हूँ मैं। सर ये जो जैसा ऐसा ये डायग्राम है ना, ये 12th क्लास की बुक में भी अच्छा क्लियर दिख रहा है ऐसा कलर में ऐसा। जो डायग्राम के पास है मेरे पास नहीं है। सर से नहीं इसमें डालना छोड़ दिया मैंने इसको, डायग्राम को। खैर देखो, एक पहले उसका बैकग्राउंड अच्छा से बना लेते हैं, फिर थ्योरी पर आते हैं। ठीक है ना। मानव प्रजनन में लैंगिक जनन हो रहा है, तो लैंगिक जनन में दो युग्मक बनना जरूरी है। नर युग्मक, मादा युग्मक। नर युग्मक नर के वर्षण के शुक्रजन नलिका सेमिनिफरस ट्यूब्यूल में बनेगा। ठीक है ना, शुक्राणु बनेगा। मादा में अंडाणु, अंड बनेगा। कहाँ बनेगा? अंडाशय में बनेगा। ठीक है ना। अब लैंगिक जनन हो रहा है तो युग्म कैसा रहेगा? अगुणित। निषेचन होगा तो द्विगुणित हो जाएगा। ठीक है। अब हम बात करते हैं शुक्राणु जनन को लेकर के। ठीक है ना। जब किशोर अवस्था आ जाती है उस समय चाहे नर हो चाहे मादा हो, दोनों में शुक्राणु और अंडाणु को बनने की प्रक्रिया चालू हो जाती है। नर की बात किया जाए, ठीक है ना, फिर रिपीट कर रहा हूँ। वृषण, वर्षण के अंदर शुक्र जनन नलिका, वहाँ दो तरह की कोशिकाएं होंगी, जर्म कोशिका और सर्टोली कोशिका। जो जर्म कोशिका है वहाँ से स्पर्मेटोगोनिया उसका नाम है। ठीक है ना। उससे शुक्राणु बनेंगे। ठीक है ना। सीधा शुक्राणु नहीं बनता। जो स्पर्मेटोगेनिया है वहाँ पे एक शब्द आ जाएगा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, प्राथमिक शुक्राणु कोशिकाएं। ठीक है ना। तो उसके पहले जो यहाँ पर स्पर्मेटोगोनिया था उसमें बहुत सारा समसूत्री विभाजन होते होते ढेर सारा प्राथमिक शुक्राणु कोशिकाएं बना लेगा। ये बना लिया, ये द्विगुणित रहेगा। अब इसका अर्धसूत्री विभाजन होगा तो इससे 1 से 4 शुक्राणु परशु बनेंगे, स्पर्मेटिड बनेगा, शुक्राणु परशु बनेगा। ठीक है। इसे कहते हैं स्पर्मियोजेनेसिस कहेंगे, स्पर्मेटो नहीं, स्पर्मियोजेनेसिस। अंग्रेजी शब्द अच्छे से दिमाग में बैठाना जरूरी है। 1 से 4 बनेगा। अर्धसूत्री विभाजन हो रहा है मतलब 1 से 4। समसूत्री मतलब 1 से 2। अर्धसूत्री विभाजन 1 से 4 कैसे बनता है? क्योंकि यहाँ पर 2 बार म्यूटिक 1 म्यूटिक 2 होता है। पहला म्यूटिक 1 जैसे ही होता है ना तो 1 से 2 बनते हैं, और हर एक का फिर म्यूटिक 2 होता है तो 1 1 2, तो टोटल क्या हो गया? 4 बन गए। तो जहाँ अर्धसूत्री विभाजन आएगा तो 1 से 4, समसूत्री आएगा तो 1 से 2। समसूत्री में द्विगुणित से द्विगुणित ही बनेगा, और अर्धसूत्री में द्विगुणित से अगुणित बनेगा। दिमाग बैठ गया? ठीक है ना। अब शुक्राणु परशु बन गया। इसके बाद क्या होगा? सर्टोली कोशिका है वहां पर जाकर के चिपक जाएगा, एम्बेडेड हो जाएगा, चिपक जाएगा। फिर उसके बाद उसका आकृति और आकार में परिवर्तन होगा। ठीक है ना। ये तो गोल गोल टाइप रहेंगे शुक्राणु परशु, पूछ नहीं रहेगा। जब सर्टोली कोशिका से जुड़ जाएगा उससे पोषण तत्व लेकर के अपना विकास करेगा, फिर बन जाएगा उसमें पूछ बन जाएगा, तो कंप्लीट शुक्राणु बन जाएगा। ठीक है ना। अब आगे सुनो। हाइपोथैलेमस, इमोशन का सेंटर, दिल नहीं, ब्रेन। हाइपोथैलेमस। दिल क्या होता है? हाइपोथैलेमस होता है। ये तो पंप है, ये तो ब्लड करता है। इसमें इमोशन, हार्ट में इमोशन होता है क्या? वो सिम्टम है। इमोशन कहाँ है? हाइपोथैलेमस है। तो जो हाइपोथैलेमस है वो कंट्रोल करता है इन सब चीज़ों को। ये जो बन रहा है ना, ये सारी चीज़ें कंट्रोल करता है। कैसे? गोनेडोट्रोपिन हार्मोन, GnRH, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, हाइपोथैलेमस। अगर पीयूष ग्रंथि, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, उसको उत्तेजित करके 2 तरह के हार्मोन को स्राव करेगा।
LH हार्मोन ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, पीतपिंडक हार्मोन, और दूसरा फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH, ठीक है ना, पुटिका उद्दीपक हार्मोन। नाम ध्यान रखना क्योंकि प्रश्न बने हुए हैं, ठीक है। दो नाम आ गए, LH और FSH। उसके पहले GnRH गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, वो क्या कर रहा है, LH और FSH को स्राव कर रहा है, स्टिमुलेट कर रहा है। एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड अग्र पीयूष ग्रंथि को LH और FSH सिक्रेशन के लिए उद्दीप्त कर रहा है। तो LH और FSH आ गए, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब जो LH हार्मोन है, अब आ जाओ वर्षण में। वर्षण के अंदर शुक्रजन नलिका और ढेर सारे शुक्रजन नलिका के बीच में अंतराली कोशिका, जिसका नाम क्या है, लीडिंग कोशिका। इस लीडिंग कोशिका पर उस उत्तेजित करेगा, कौन करेगा, LH जो है लीडिंग कोशिका उत्तेजित करके पुंजन हार्मोन या एंड्रोजन हार्मोन को स्राव कराएगा, करा दिया, ठीक है ना। अब ये क्या करेगा, शुक्राणु जनन में सहायता करेगा, शुक्राणु जनन के लिए आगे प्रोसेस करेगा, ठीक है ना। कौन कर रहा है, LH कर रहा है। दूसरा हार्मोन है FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये क्या करेगा, सर्टोली कोशिका पे काम करेगा और शुक्राणु के विकास में सहायता करेगा, ठीक है ना। स्पर्मेटोगोनिया आ गया, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, ठीक है ना। प्राथमिक शुक्राणु कोशिका आ गया, फिर द्वितीयक शुक्राणु कोशिका आ गया, शुक्राणु परशु आ गया, फिर शुक्राणु भी बन गया, गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन भी दिमाग में बैठ गया। दो तरह के हार्मोन LH और FSH ये भी आ गया, पिट्यूटरी ग्रंथि से स्राव हो रहे हैं, और GnRH कहाँ से, हाइपोथैलेमस से। LH का काम क्या कर रहा है, वह लीडिंग कोशिका को उत्तेजित करके शुक्राणु जनन में मदद कर रहा है ना, का कार्य कर रहा है, उत्तेजित कर रहा है। और दूसरा क्या था, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये क्या कर रहा है, सर्टोली कोशिका को उद्दीप्त करके वो सहायता कर रहा है शुक्राणु जनन में। ये सारे नाम क्लियर हो गए। अब इसका थ्योरी पढ़ लेते हैं। युग्मक जनन, पुरुषों में वर्षण और स्त्रियों में अंडाशय प्राथमिक लैंगिक अंग है, जिनमें युग्मक जनन विधि द्वारा क्रमशः नर युग्मक यानी शुक्राणु और मादा युग्मक यानी अंडाणु उत्पन्न करते हैं। वर्षण में अपरिपक्व नर जन्म कोशिकाएं शुक्राणुजन या स्पर्मेटोगोनिया बहुवचन है, और एक वचन क्या है, स्पर्मेटोगोनियम, शुक्राणुजन द्वारा शुक्राणु उत्पन्न करती है, जो कि किशोरावस्था के समय शुरू होती है, ठीक है। शुक्राणु जनन, अब डिटेल में आते हैं। शुक्राणु जनन बोल दिए, इसका मतलब क्या है, नर की बात हो रही है, वर्षण के अंदर की बात हो रही है, शुक्र जनन नलिका के अंदर की बात हो रही है, ठीक है ना। डायग्राम पूरा आ गया, और डायग्राम आपके सामने भी है, इसमें नहीं बना हुआ है ना किताब में। शुक्रजनक नलिकाओं सेमिनिफरस ट्यूब्यूल दिख गया दिमाग में, कि भीतरी भित्ति में उपस्थित शुक्राणु जन समसूत्री विभाजन द्वारा संख्या में वृद्धि करते हैं। यहाँ समसूत्री विभाजन हो रहा, संख्या में वृद्धि कर रहा। प्रत्येक शुक्राणु जन द्विगुणित होती है, ठीक है। सभी जितनी भी कोशिकाएं हैं शुक्रजन नलिकाओं के अंदर वो कैसी हैं, द्विगुणित, डिप्लॉइड हैं, और उसमें 46 गुणसूत्र, मानव है तो 46 गुणसूत्र होते हैं। कुछ शुक्राणु जनों में, अब उसमें जो कोशिकाएं हैं जिसे हम क्या करें, शुक्राणु जन में समय समय पर अर्धसूत्री विभाजन या अर्धसूत्रण होता है, जिनको प्राथमिक शुक्राणु कोशिकाएं कहते हैं। तो ये जो प्राथमिक शुक्राणु कोशिकाएं हैं, इसमें अर्धसूत्रण हो रहा है। तो जो प्राथमिक शुक्राणु कोशिकाएं द्विगुणित है, पूछेगा द्विगुणित कौन सा है, अगुणित कौन सा है, तो प्राथमिक शुक्राणु कोशिकाएं द्विगुणित है, इसमें अर्धसूत्री विभाजन होगा, ठीक है। एक प्राथमिक शुक्राणु कोशिका प्रथम अर्धसूत्री विभाजन को पूरा करते हुए दो समान अगुणित कोशिकाओं की रचना करते हैं। तो प्राथमिक शुक्राणु कोशिका कैसा है, द्विगुणित, इसमें प्रथम अर्धसूत्री विभाजन हुआ, ठीक है ना, को पूरा करते हुए दो समान अगुणित कोशिकाओं की रचना करते हैं। ये म्यूटिक वन हो गया, ठीक है, 1 से 2 बन रहा है, जिन्हें द्वितीयक शुक्राणु कोशिकाएं कहते हैं, सेकेंड स्पर्मेटोसाइट। अब द्वितीयक शुक्राणु कोशिका जो है द्विगुणित है क्या अगुणित है, अगुणित है, क्योंकि जो प्राथमिक शुक्राणु कोशिका इसमें अर्धसूत्री विभाजन हुआ, 1 से 2 जो बन रहा है वो क्या बन गया, द्वितीयक शुक्राणु कोशिका, जो कि क्या कहलाता है, जो कैसा होगा, अगुणित होगा। प्रश्न बनेगा ऐसे गहराई से। इस प्रकार उत्पन्न प्रत्येक कोशिकाओं में 23 गुणसूत्र होते हैं। यहाँ तक ठीक है, हर एक लाइन। द्वितीयक शुक्राणु कोशिकाएं दूसरे अर्धसूत्री विभाजन से गुजरते हुए 4 बराबर अगुणित शुक्राणु परशु स्पर्मेटिस पैदा करते हैं। शुक्राणु परशु रूपांतरित होकर शुक्राणु बनाते हैं और इस प्रक्रिया को
अंग्रेजी नाम याद रखना, स्पर्मियो, स्पर्मेटो नहीं, स्पर्मियोजेनेसिस कहा जाता है। स्पर्मेटोगोनिया है, उसमें से कुछ कुछ का प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट बना लिया। अब जो प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट द्विगुणित है, इसका पहला म्यूटिक 1 हुआ, 1 से 2 बने, तो प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट द्विगुणित हुआ, द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट अगुणित हुआ, अब इनका फिर म्यूटिक 2 हुआ और सूत्रण द्वितीय हुआ, फिर 2 से 2 2 मतलब 1 से टोटल कितने हो गए, 4 बन गए। ये शुक्राणु परशु बना, स्पर्मेटिड, इसमें पूंछ नहीं है, शुक्राणु परशु स्पर्मेटिड, पूंछ नहीं है। अब बिना पूंछ वाले से पूंछ बनना, स्पर्मियोजेनेसिस, ठीक है ना। रुको थोड़ा गड़बड़ हो रहा है कि हाँ ठीक है। द्वितीयक शुक्राणु कोशिकाएं दूसरे अवशेष विभाजन से गुजरते हुए 4 बराबर अगुणित शुक्राणु परशु पैदा करते हैं, ठीक है ना। शुक्राणु परशु आ गया। अब शुक्राणु परशु रूपांतरित होकर शुक्राणु बनाते हैं और इस क्रिया को शुक्राणुजनन मतलब स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं। अंग्रेजी नाम याद रखना, एनसीईआरटी में यही लिखा है शुक्राणुजनन, है ना। लेकिन सही शब्द ये ठीक रहेगा, स्पर्मियो, स्पर्मेटो नहीं, स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस बोल दिया तो मतलब शुक्राणु परशु से शुक्राणु, ठीक है ना। और प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट से शुक्राणु बनना पूरा स्पर्मेटोजेनेसिस, शुरू से लास्ट बनना स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है ना। लेकिन जो बिना पूंछ वाला शुक्राणु परशु है, वहां से शुक्राणु पूंछ वाला बनना स्पर्मियोजेनेसिस। शब्द क्लियर। शुक्राणु जनन के पश्चात शुक्राणु शीर्ष सर्टोली कोशिका में अंत स्थापित हो जाता है और अंत में जिस प्रक्रिया द्वारा शुक्राणु शुक्र जनन नलिकाओं से मोचित होते हैं, उस प्रक्रिया को वीर सेचन या स्पर्मिएशन कहते हैं, ठीक है ना। तो जैसे हमने अपनी बात किया था कि जब शुक्राणु जनन की क्रिया होती है तो जो शुक्राणु रहते हैं वो सर्टोली कोशिका से जुड़ जाएगा, ठीक है ना, और वहाँ पर उससे पोषण मिलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। ये मिलना शुरू हो गया। अब वहाँ से अगर बाहर निकलता है, शुक्राणु बाहर निकलेगा वहाँ से, तो क्या कहलाएगा, वीर सेचन या स्पर्मिएशन। ये भी क्लियर है। शुक्राणु जनन नलिका से निकलना स्पर्मिएशन या वीर सेचन। सर्टोली कोशिकाएं शुक्राणु जनन प्रक्रिया में विकासशील शुक्राणु कोशिकाओं को संरचनात्मक और चयापचय सहायता प्रदान करती है। तो सर्टोली कोशिका क्या क्या काम कर रहे हैं, संरचनात्मक और चयापचय, किसको, विकासशील शुक्राणु को। इस प्रक्रिया में शुक्राणु परशु सर्टोली कोशिकाओं के साथ जुड़े रहते हैं और उनसे पोषक तत्व और अन्य सहायता प्राप्त करते हैं, ठीक है। अधूरे साइटोकाइनेसिस के कारण शुक्राणु परशु एक सिंकिटियम में एक साथ जुड़े रहते हैं जो सर्टोली कोशिकाओं से जुड़ा होता है। सर्टोली कोशिकाओं में झुंड झुंड में जाकर के जुड़ जाएंगे। उसे क्या कर दिया इसने, सिंकिटियम। यह सिंकिटियम व्यवस्था शुक्राणु जनन के दौरान शुक्राणु कोशिकाओं के विकास के लिए आवश्यक है, ठीक है ना। शुक्राणु जनन प्रक्रिया किशोरावस्था या यौवन आरंभ से प्रारंभ होने लगती है, क्योंकि इस दौरान गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन GnRH के स्रावण में काफी वृद्धि हो जाती है। अब थोड़ा डिटेल वाला पॉइंट आ रहा है। जब यौवन अवस्था प्रारंभ हुआ, जब शुक्राणु जनन होने वाली है, क्यों होगी, क्योंकि हाइपोथैलेमस से क्या होगा, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन GnRH उसका स्राव होना शुरू हो गया, तो काफी वृद्धि होती है जब यौवन अवस्था आती है। यही सेम रिपीट हो जाएगा अंड जनन में भी। बचपन से थोड़ी ना ये अंड जनन होना शुरू हो जाएगा, एक एज आएगा उसके बाद होगा। ऐसे शुक्राणु बचपन से जन्म लेते ही थोड़ी ना शुरू हो जाएगा, जब यौवन आराम आएगा तब वहाँ पर GnRH उसके प्रभाव में हो रहा है। गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन के स्तर में लेयर में वृद्धि के कारण यह अग्र पीयूष ग्रंथि एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पर कार्य करता है तथा 2 गोनेडोट्रोपिन हार्मोन पीत पिंडकर जिसे ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन LH और पुटिकोदीपक हार्मोन फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जिसे कहते हैं FSH के स्रावण को उद्दीपित करता है। तो गोनेडोट्रोपिन, LH और FSH, ठीक है। LH लीडिंग कोशिका पर कार्य करता है और पुंजनों या एंड्रोजन के संश्लेषण और स्रावण को उद्दीपित करता है। इसके बदले में पुंजन शुक्राणु जनन की प्रक्रिया को उद्दीपित करता है। तो ये पुंजन, एंड्रोजन या टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। FSH, LH का काम क्लियर हो गया, लीडिंग कोशिका पर काम कर रहा है। अब FSH क्या कर रहा है, FSH सर्टोली कोशिका पर कार्य करता है और कुछ घटकों के स्रावण को उद्दीपित करता है जो शुक्राणु जनन की प्रक्रिया में सहायता करता है, ठीक है। FSH कहाँ काम करेगा, लीडिंग कोशिका, LH कहाँ काम करेगा, लीडिंग कोशिका, और FSH कहाँ काम करेगा, सर्टोली कोशिका। कौन कहाँ काम कर रहा है ध्यान रखना, क्योंकि आपको टॉप 10 में आना है, हर एक शब्द अच्छे से क्लियर होना चाहिए, ठीक है ना। आगे अब शुक्राणु की संरचना, वैसे यहाँ हेडिंग होना था,
पहले डायग्राम देख लेते हैं। 4 हिस्सा, हेड है, शीर्ष, ग्रीवा, नेक हो गया, और ये मिडिल वाला भाग हो गया, और ये पूंछ, 4 हो गए। ये सिर वाले भाग में सबसे ऊपर एक टोपी है, जहाँ पर अग्रपिंडक जिसे कहते हैं एक्रोसोम। इसमें वो सारे एंजाइम पाए जाएंगे कि जो निषेचन में कार्य करेगा। एक है हाइलुरोनाइडेज एंजाइम, ये नाम याद रखना क्योंकि प्रश्न आया हुआ है। इस एंजाइम में एक एंजाइम क्या है, हाइलुरोनाइडेज एंजाइम। और यहाँ पर आपके पास गुणसूत्र भी मिलेगा। एक्रोसोम में है एंजाइम, यहाँ पे एंजाइम है, और यहाँ पर क्या है, क्रोमोसोम है, 22+X 22+Y, ठीक है ना। और यहाँ पर ग्रीवा आ गया, नेक, और इधर साइड क्या आ गया, मिडिल वाला पार्ट, यहाँ पर ढेर सारे माइटोकॉन्ड्रिया है, सूत्रकणिका या माइटोकॉन्ड्रिया, और नीचे क्या है, पूंछ, और माइटोकॉन्ड्रिया से ऊर्जा मिलेगी। संरचना ये हो गया, ये हो गया, कहाँ चले गए, वो डिलीट हो गया क्या, ये ये है नीचे है ना, इसको हेडिंग करना था मुझे, बाद में करूँगा। शुक्राणु संरचना, ये एक सूक्ष्मदर्शी संरचना है जो एक शीर्ष, ठीक है ना, ग्रीवा, एक मध्य खंड और एक पूंछ की बनी होती है। एक प्लाज्मा झिल्ली शुक्राणु की पूरी काया को आवृत के रहती है। तो जो झिल्ली है पूरा ढका हुआ है। शुक्राणु के शीर्ष में एक दीर्घीकृत अगुणित केंद्रक होता है, ठीक है ना, तथा इसका अग्रभाग, ये केंद्रक वाला भाग आ गया। अब इसके ऊपर की बात कर रहा है, इसका अग्रभाग एक टोपी नुमा संरचना में आवृत होता है जिसे अग्रपिंडक या एक्रोसोम कहते हैं, ठीक है ना। यह अग्रपिंडक उन परकीणुओं से भरा होता है जो अंडाणु के निषेचन में मदद करता है। संरचना पूरा क्लियर हो गया, थ्योरी आगे बढ़ते हैं। शुक्राणु के मध्य खंड में असंख्य सूत्रकणिका मतलब माइटोकॉन्ड्रिया होती है जो पूंछ को गति प्रदान करने के लिए ऊर्जा उत्पन्न करती है, जिसके कारण शुक्राणु को निषेचन करने के लिए आवश्यक गतिशीलता प्रदान करना सुगम बनाता है माइटोकॉन्ड्रिया से, है ना। आप सुनो, संख्या याद रखना। मैथुन क्रिया के दौरान पुरुष 20 से 30 करोड़, 1 करोड़ 100 लाख, ये क्या है, 20 से 30 करोड़ शुक्राणु स्खलित करता है। सामान्य उर्वरता से लगभग 60% शुक्राणु निश्चित रूप से सामान्य आकार और आकृति वाले होने चाहिए। आकार, आकृति, आकार कितना बड़ा, आकृति कैसा दिखता है, बढ़िया शेप भी होना चाहिए और आकार भी ठीक ठाक होना चाहिए। कितने, देखो 20 से 30 करोड़ स्खलित किया, निकल गया, और 20 से 30 करोड़ में 60% का आकार आकृति ठीक होना चाहिए। और आगे सुनो, इनमें से कम 40% आवश्यक रूप से सामान्य जनन क्षमता के लिए तीव्र गति से प्रदर्शित करते हैं। अगर ये इतना नहीं हुआ तो समझ जाओ कि मेल से जो शुक्राणु निकल रहे हैं तो उससे निषेचन होना पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। शुक्रजनक नलिकाओं से मोचित शुक्राणु सहायक नलिकाओं द्वारा वाहित होते ट्रांसपोर्ट हो रहा है। ढेर सारी नलिकाएं हैं, थोड़ा रिपीट कर लेते हैं। सेमिनिफरस ट्यूब्यूल, फिर वर्षण पालिका, फिर रेस्टेटेस्टिस वर्षण जालिका, फिर और आगे बढ़ोगे तो शुक्र वाहिका, वास एफ्रेंसिया, फिर क्या आएगा एपिडाइडेमिस, हिंदी में अधिवर्षण, फिर क्या आ जाएगा शुक्र वाहक, वास एफ्रेंसिया, फिर और आगे बढ़ोगे तो वहां पर शुक्राशय से भी आ जाएगा, और स्खलनीय वाहिनी, इजैकुलेटरी डक्ट, ये पूरी इसी की बात हो गई है, ठीक है ना। तो ये सभी आ गया कि शुक्रजनलिकाओं से मोचित, शुक्रजनलिका मतलब जहां शुक्राणु का निर्माण हो रहा है, शुक्राणु सहायक नलिकाओं द्वारा वाहित होते हैं। तो कौन कौन सहायक नलिका है वो नाम देख लिया हमने, यहाँ रिपीट कर रहा है, रिपीट नहीं कर रहा। ये पूरा नाम देख लिया हमने पूरा। अब आगे सुनो, ये भी पॉइंट बढ़िया पॉइंट है, फिर क्वेश्चन बने हुए हैं। शुक्राणु के परिपक्वता एवं गतिशीलता के लिए अधिवर्षण एपिडाइडिमिस, शुक्रवाहक वास डिफरेंस, शुक्राशय सेमिनल वेसाइकल तथा पूरस ग्रंथि प्रोस्टेट ग्लैंड का श्रवण भी आवश्यक है। स्राव कर रहे हैं ना पूरे के पूरे, वो जरूरी है। शुक्राणु के साथ साथ शुक्राणु प्लाज्मा मिलकर वीर बनाते हैं। शुक्राणु और ये सारे सारे जो स्राव है प्लाज्मा मिलकर क्या बनाएगा, वीर बनाएगा। पुरुष की सहायक नलिकाओं और ग्रंथियों के कार्य को वर्षण हार्मोन जैसे कि एंड्रोजन बनाए रखता है। प्रश्न बहुत सारे बन रहे हैं। शुक्राणु जनन कहाँ होगा, वर्षण में।
शुक्राणु जनन कहाँ होगा? शुक्राणु जनन नलिका में, सेमिनिफरस ट्यूब्यूल में, ठीक है ना। शुक्राणु जनन नलिका में दो कोशिका है, दो तरह की, जर्म कोशिका है और सर्टोली कोशिका है। जर्म कोशिका से शुक्राणु का निर्माण होगा और जो सर्टोली कोशिका है उसको पोषण देगा, ठीक है ना। फिर क्या बात आई थी, स्पर्मेटोगोनिया बोलते हैं जो शुक्राणु का निर्माण करेगा। स्पर्मेटोगोनिया में बहुत सारे क्या बन जाएंगे? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, प्राथमिक शुक्राणु कोशिका जो कि द्विगुणित है। इसका पहला अर्धसूत्री विभाजन होगा तो द्वितीय शुक्राणु कोशिका सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनेगा जो कि अगुणित है। फिर इसका द्वितीय अर्धसूत्री विभाजन होगा तो फिर एक एक और बन जाएंगे, दो दो हो जाएंगे, एक से दो होंगे और पहले से दो और हर एक के दो, तो कितने हो गए? चार हो गए, चार बन गए। ये क्या बनाएगा? शुक्राणु परशु बनाएगा, अंग्रेजी में कहते हैं स्पर्मेटिड। फिर ये कहाँ चला जाएगा? सर्टोली कोशिका में जुड़ जाएगा, सिंक्रिटियम बना लेगा। फिर वहां से पोषण लेकर के उस पे पूंछ बनना शुरू हो जाएगा, कंप्लीट शुक्राणु बनेगा, उसे कहते हैं स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर दो हार्मोन, पहला मेन हार्मोन का नाम लिया जाए गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, जो कि युवा अवस्था में, यौवन आरंभ जब हो जाता है उस कंडीशन में हाइपोथैलेमस से बनता है और ये जो अग्र पीयूष ग्रंथि है उसको उत्तेजित करके उससे एलएच और एफएसएच हार्मोन का स्राव करवाता है, ठीक है ना। एलएच हार्मोन क्या काम करेगा? वो क्या करेगा? लीडिंग कोशिका पर काम करेगा, शुक्राणु जनन में सहायक होगा। और जो एफएसएच हार्मोन कहाँ कार्य करेगा? सर्टोली कोशिका, और वहाँ पर आगे की जो परिपक्वता रहती है उसके लिए सहायता करेगी कि सर्टोली कोशिका में जुड़ जा रहे हैं, उनके आकार आकृति में मतलब वेल डेवलप कर रहा है, ये चीज़ आ जाएगा। फिर आगे हमने क्या बात किया था कि 20 से 30 करोड़ शुक्राणु जो रहते हैं एक बार के स्खलन में निकलते हैं, उसमें से 60% सही होना चाहिए और उसमें से भी 60 में से 40% बिल्कुल मतलब गतिशील एक्टिव रहना चाहिए, ठीक है ना। फिर इसके बाद हमने शुक्राणु संरचना की बात किया, ठीक है ना। हेड है, नेक है, मिडिल पीस है और टेल है, ठीक है ना। हेड के ऊपर भी एक्रोसोम है जिसमें एंजाइम है जो कि निषेचन के लिए कार्य करेगा, और हेड में क्या है? क्रोमोसोम है, और मिडिल पीस में क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया जो कि गतिशीलता प्रदान करता है, ठीक है ना। और क्या देखे थे हमने कि जो परिपक्वता और गतिशीलता है उसमें क्या क्या किसके किसके स्त्रावण काम कर रहा है? अधिवर्षण एपिडाइडिमिस के, शुक्रवाहक के, शुक्राशय के और प्रोस्टेट ग्लैंड पुरुष ग्रंथि के, ठीक है ना। ये हो गया शुक्राणु और इन सभी का स्राव मिलकर के, प्लाज्मा मिलकर क्या बनाता है? वीर बनाता है। तेरा पूरा शुक्राणु जनन। अंड जनन का कुछ पॉइंट बता दे रहा हूँ, कल उसे खत्म करेंगे ना। डायग्राम देख लेना इसको, ठीक है ना, उसको छोड़ दो, इसी में देखो। अंडाशय क्लियर है, डायग्राम इसका काट आपके सामने है, ठीक है ना। जैसे कि इसके कल के वीडियो में भी मैंने आपको ये बताया था कि जिस समय ये क्लियर हो गया था कि आप लड़की हो गर्भाशय के अंदर, ठीक है ना, फिर उसी के साथ साथ जो अंडाशय बना उसके अंदर ढेर सारे कोशिकाएं बनना शुरू हो गई, ठीक है ना। और जैसे आपका जन्म हुआ तो कोशिकाएं बनना बंद हो गई, उसके बाद उसकी संख्या नहीं बढ़ी, जितना बन गया बस उसी में ही आगे जो भी चेंजेस है वो हो रहा है, ठीक है ना। और उस समय तक हुआ क्या कि जो कोशिकाएं बन गई थी जो वो साइट बन गया था, कोशिका बन गई थी, उस कोशिका में विभाजन होना शुरू हो गया था। अर्धसूत्रण फर्स्ट का प्रोफेज 1 इस अवस्था में जाकर के रुक गया, फिर उसके बाद विकास नहीं हुआ, ठीक है ना। आपका जन्म हो गया, यहां तक रुक गया, इसके आगे नहीं बढ़ा। फिर इसके बाद जब यौवन आरंभ हुआ, ठीक है ना, उस समय फिर आ जाएगा गोनेडोट्रोपिन हार्मोन, एलएच हार्मोन, एफएसएच हार्मोन, उनके प्रभाव से ये सारी चीजें होना शुरू हो जाएगा। तो ढेर सारे ओम अंडक उस साइड कह सकते हैं उसको, नीचे आ गया क्या? कुछ शब्द याद रखो। प्राइमरी oocyte हिंदी में प्राथमिक अंडक, ठीक है ना।
तो ढेर सारे प्राथमिक अंडक है, देखो ऊपर देखो, ढेर सारे प्राथमिक अंडक है, ठीक है ना। जनन, उपकला, ऊतक की जो कोशिकाएं रहती है उसी से सब बनते हैं। तो ढेर सारे प्राथमिक अंडक हैं, उसमें से कोई एक प्राथमिक अंडक जो रहेगा उस पे ग्रेनुलोसा का जो कोशिका रहेगी, ग्रेनुलोसा सेल की जो कोशिकाएं रहेगी वो लेयर बना लेगी, ठीक है ना। प्राथमिक अंडक है, अब प्राथमिक अंडक में काय का लेयर बन गया, ग्रेनुलोसा सेल्स, इसका लेयर बन गया। और जो प्राथमिक अंडक है ये है अंदर, दिखा ये अंदर है, और चारों तरफ एक लेयर बन गया ग्रेनुलोसा सेल का। तो प्राथमिक पुटक, वो प्राथमिक अंडक लेयर बन गया, तो क्या बन गया, प्राथमिक पुटक, प्राइमरी फोलिकल, ठीक है ना। अब इसमें और ढेर सारे लेयर बन जाएगा, काय का, ग्रेनुलोसा सेल्स का, ठीक है ना। तो द्वितीयक पुटक हो गया। अब जो ये oocyte है, oocyte तो अंदर हो गया, ये वाला oocyte हो गया। अब इसके बाहर जो लेयर है, एक लेयर बन गया जिसे कहते हैं जोना पेलुसोटा। ये बहुत बार आएगा, जब निषेचन होता है तो शुक्राणु इसी को भेज देता है, ठीक है ना। तो ये क्या आ गया, द्वितीयक पुटक हो गया। फिर और भी ढेर सारा लेयर बन जाएगा, बढ़ता जा रहा है ना। ये तृतीयक पुटक हो गया जिसे कहते हैं ग्राफियन फोलिकल, ग्राफियन पुटिका, ठीक है ना। ये बिल्कुल मैच्योर हो गया, परिपक्व हो गया, ठीक है, परिपक्व हो गया। यहाँ क्वेश्चन क्या क्या बनेगा वो देखो। जो ग्राफियन फोलिकल है, ग्राफियन पुटिका है, उसमें ये खाली जगह मिल गया ढेर सारा, इसे कहते हैं एंट्रम। एंट्रम प्रश्न पूछा है हिंदी में, गह्वर, गह्वर शब्द आता है, ये हो गया। अब देखो, ये तो था ग्रेनुलोसा का लेयर, इधर भी ये oocyte हो गया, और यहाँ पर ये जोना पेलुसोडा हो गया, ठीक है ना। इसके बाद और लेयर आ जाएगा जब ये जो अंड है, ये जो अंड है जब निकलता है, ये जो अंड है, ये पूरा डायग्राम ये आ गया, सेम है, सेम है ना, फोटोकॉपी एक सा दिख रहा। अब ये जो है निकला, जैसे ये निकलेगा तो इसके चारों तरफ और लेयर बन जाएगी, कोरोना रेडिएटा, कोरोना रेडिएटा। तो इसे कहते हो अंडोत्सर्ग, ओव्यूलेशन। ये कहलाएगा द्वितीयक अंडक। ये था प्राथमिक अंडक, प्राइमरी oocyte। ये है सेकेंडरी oocyte। ये है प्राथमिक पुटक, द्वितीय पुटक, तृतीय पुटक को कहलाता है ग्राफियन पुटक। इसमें एंट्रम या गह्वर पाया जाता है, ठीक है ना। तो एक से एक ही बनता है। तो ये डायग्राम ठीक है। तो आज का काम आपका ये रहेगा कि जो शुक्राणु जनन है उसे आप पूरा पढ़ो, मेन अंडरलाइन कर लो, और अण्ड जनन भी पढ़ लेना, और मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है उसको भी पढ़ लेना। तो अण्ड जनन पढ़ते समझ में आ जाएगा, हालांकि कल मैं उसको समझाऊंगा। ये डायग्राम दिमाग में बैठा लोगे तो बढ़िया तरीके से बन जाएगा, और ये डायग्राम ठीक से बैठ गया तो मेंस्ट्रुअल साइकिल भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। और बहुत सारे प्रश्न बनते हैं इन दोनों टॉपिक से, घुमा फिरा का क्वेश्चन पटकेगा। और इस टॉपिक पर आपको यकीन रहता है कि ये चैप्टर मुझे बहुत अच्छे से बनता है, और ठीक से नहीं पढ़े ना तो गलत करके आओगे।